आर फाइन। वेलकम टू लर्निंग स्टोम ज्ञान का तूफान। मेरा नाम है गुंजन और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप एनसीईआरटी के डिस्कशन के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 लेसन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के। आज जो हमारा लेसन है दैट इज़ अध्याय 7 अशोका, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्वाइट इंटरेस्टिंग इस चैप्टर का जो टाइटल है, जो इस चैप्टर का नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों ये इंटरेस्टिंग है? क्योंकि वेन एवर वी थिंक अबाउट राजा महाराजा, है ना, तो हमारे मन में ये एक थिंकिंग हमारे मन में आ जाती है, एक थॉट हमारे मन में आता है कि जो राजा महाराजा थे उनको युद्ध करना होता था। तो क्या कुछ रीजंस उनके पीछे रहे होंगे जिसके कारण उनको युद्ध करना पड़ता था? अगर आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं तो यू कैन राइट इन दी कमेंट सेक्शन, और हम कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। पहला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो राजा महाराजा या जो सम्राट हुआ करते थे उनको अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करना होता था, तो इसलिए वो युद्ध का इस्तेमाल करते थे, वो दूसरे राजाओं से युद्ध करते थे। उसके अलावा ऐसा अगर मान लो किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पे अटैक कर दिया, ठीक है, तो उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने राज्य की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बदले में उससे युद्ध करना पड़ सकता होगा, ठीक है, ये एक रीज़न रहा होगा। कुछ महत्वाकांक्षी राजा होते थे जिसमें से वो अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन तो करना ही चाहते थे, उसके अलावा अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों के नेचुरल रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए भी अक्सर युद्ध किया जाता था विभिन्न राजाओं के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो जब हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो हमेशा हमारे मन में यही थॉट आता है, यही चीज़ें आती हैं कि राजा महाराजाओं को युद्ध करना पड़ता था। तो भाई ये कौन सा ऐसा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया? क्या कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से उसने युद्ध का त्याग किया? उसने खुद से युद्ध का त्याग किया या फिर क्या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से युद्ध का त्याग? तो बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर की करने वाले हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में हमेशा एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन गिवन होती है जिससे हमारा चैप्टर जो है वो लिंक करता है। तो आइए पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम उसी को। रोशन के रुपए। यहाँ पे एक इमेज में आप एक बच्ची को देख सकते हैं जिसका नाम है रोशन, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है। इस लड़की का बर्थडे होता है और इसको अपने दादाजी से एक नोट मिलता है। नोट बहुत ही करारा और बहुत ही कड़क होता है, तो इसने अपने हाथ में उस नोट को दबाया हुआ होता है और इसको ना उस नोट को खर्च करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप सभी भी सोच सकते हैं, इवन मैं खुद अपनी बात करूं तो जब भी मेरे पास करारा नोट आता है ना, मेरा मन करता है कि जो भी पुराने नोट होते हैं मैं उनको खर्च कर दूं, और जो कड़क और करारे नोट होते हैं उनको बिल्कुल वॉलेट में एकदम से अच्छे से लगा के रखूं। आप में से भी बहुत सारे लोगों का मन करता होगा, लेकिन वो तो हमें खर्च करने ही पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही इस लड़की के साथ हो रहा था, और ये उसका जो कड़कपन था, उसका जो करारापन था ना, उसको छू के फील कर रही थी और उसको बहुत मज़ा आ रहा था वो सब करने में। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं यानी लेफ्ट साइड में छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्लू मिल गया है जिसके बारे में हम हमारे लेसन से लिंक करेंगे, शेर के चित्र, ठीक है। आगे हम हमारे लेसन में पढ़ेंगे। उससे पहले ना मेरे पास एक नोट पड़ा हुआ है, तो मैं आपको कैमरे में वो दिखाना चाहूँगी। होप कि आपको विजिबल हो वो अच्छे से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा गांधी जी का, ठीक है, गांधी जी का चित्र। उसके अलावा आप यहाँ लेफ्ट में देख सकते हैं जहाँ पे मेरी फिंगर्स हैं, यहाँ पे आप इन शेर के चित्रों को देख सकते हैं। ये एक साइन है, ये एक सिंबल है, ये इन शेरों का सिंबल है जिसको हम हमारे चैप्टर में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो पढ़ते हैं हम आगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। अभी मैंने आपको एक नोट में शेरों का चित्र दिखाया था ना, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। हम इन्हीं शेरों के बारे में हमारे नोट में भी हम देख रहे थे, ठीक है। सो हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है।
उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया। सारनाथ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है सारनाथ, महात्मा बुद्ध से संबंधित ये एक जगह है। ठीक है, तो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ था, एक पत्थर था जिस पे इन शेरों को उकेरा गया था। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। क्या होता है अभिलेख? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अभिलेख जो होते हैं, इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, वो किसी भी हार्ड सरफेस पे लिखे गए लेख होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक राजा था अशोक, जिसके आदेश पे ये जो स्तंभ थे इनका निर्माण किया गया था और सारनाथ में इनको स्थापित किया गया था। ठीक है, और अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले करी थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने जितनी भी लाइंस को अभी पढ़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे इन लाइंस को। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में बात हो रही है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। उसकी स्थापना करने में उसको जो सपोर्ट किया था वो कौटिल्य नाम के एक ब्राह्मण ने किया था, जो कि उनके शिक्षक भी थे। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, 2300 BCE में उसकी स्थापना हुई थी और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका पोता था अशोक। ठीक है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उस राज्य की स्थापना करी। उसके बाद उनके बेटे थे बिंदुसार, जो कि अशोक के पिताजी थे, उन्होंने शासन किया। उसके बाद बारी आई अशोका की, और हम इस चैप्टर में अशोक या अशोका के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, राइट। और ये सारी जो जानकारी है जो हम हमारे चैप्टर में आगे आके डिस्कस करने वाले हैं, ये एक बहुत ही फेमस बुक है चाणक्य ने जिसकी रचना करी थी। उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसी किताब से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। अब पढ़ लेते हैं वंश क्या होता है। वंश यानी डेस्टिनी, सॉरी डेस्टिनी नहीं, डायनेस्टी। ठीक है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनके बारे में। तो वंश क्या होते हैं? जब एक ही फैमिली से एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते जाते हैं तो वो वंश कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं साम्राज्य की। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत तक जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। ये है हमारा तक्षशिला और आप यहाँ पे उज्जैन को देख सकते हैं। बेसिकली उस पैराग्राफ में क्या बताया गया था, ये है इंडिया, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये भारत की उत्तर दिशा है, उत्तर, इधर है पश्चिम, उधर है पश्चिम। ठीक है, तो जो तक्षशिला था वो भारत के उत्तर पश्चिम, और ये जो है ये पूरा इलाका उत्तर पश्चिम का है। ठीक है, तो यहाँ पे ना बताया गया है कि जो तक्षशिला था ना, ये उत्तर पश्चिम से आने वाले रास्ते में एक महत्वपूर्ण स्थान था मौर्यन एम्पायर का। उसके बाद उज्जैन भी एक महत्वपूर्ण नगर था, कौशाम्बी, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण नगर थे मौर्यन साम्राज्य के अंदर। उसके अलावा इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज में जो देख सकते हैं ना, ये पूरा की पूरा मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन साम्राज्य था। ठीक है,
यहाँ तक पूरा की पूरा मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था। ये ना सिर्फ आज का इंडिया बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से में भी ये जो मौर्यन साम्राज्य के राजा थे, इन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड किया था, राइट। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण यानी इकट्ठा करते थे, फल फूल को, और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। बहुत सारे जानकारी हमें मौर्यन एम्पायर में रहने वाले लोगों के बारे में पता चलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। हमने देखा कि जो लोग थे वो कृषि करते थे, पशुपालक थे, अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, वे अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, अलग अलग किस्म की पोशाक यानी कि वस्त्र पहनते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। राज्य यानी कि किंगडम और साम्राज्य यानी कि, जस्ट अ मिनट, राज्य का मतलब होता है किंगडम, जहाँ पे एक राजा क्या करता है, रूल करता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं साम्राज्य। साम्राज्य को हम इंग्लिश में एम्पायर कहते हैं। किंगडम के मुकाबले जो एम्पायर होता है बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो कैसे ये डिफरेंट थे? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। जब वो एरिया में बड़े होंगे तो उनकी रक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, युद्ध लड़ने के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होगी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी। जब राज्य बड़ा होगा, तो जब राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा जो एरिया होता था ना उसको हम राज्य कहते थे, और बहुत बड़ा जब राज्य होता था उसको हम एम्पायर कहते थे। उसके जब एरिया बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़्यादा आर्मी, ज़्यादा सेना की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और उस राज्य को चलाने के लिए सेना के ऊपर खर्च करने के लिए, स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए, एम्पायर के प्रोटेक्शन के लिए हमें कर इकट्ठा करना पड़ेगा, टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा, और टैक्स को इकट्ठा करने के लिए कुछ अधिकारियों की राजा नियुक्ति करते थे, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे जो राज्य थे वो साम्राज्य से भिन्न थे। राज्य छोटी यूनिट थी, साम्राज्य एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन था स्टेट का, राइट। साम्राज्य का प्रशासन, चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, अभी हमने मैप के अंदर देखा कि उसका एक्सपेंशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान तक भी फैला हुआ था, और भारत के अंदर तो था ही, वो साउथ इंडिया तक फैला हुआ था, ठीक है। तो बहुत बड़ा एम्पायर था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, क्योंकि हमने देखा कि जो पाटलिपुत्र था वो राजधानी थी मौर्यन एम्पायर की या मौर्य साम्राज्य की। तो राजधानी के ऊपर तो राजा का सीधा कंट्रोल होगा, और जो दूर दूर के इलाके थे वहाँ पे राजा कुछ लोगों की नियुक्ति कर देता था, राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति कर देता था, और उसके माध्यम से कंट्रोल करता था, राइट। जैसा कि हम अभी भी हम देख सकते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारा जो मतलब अगर हम बात करें इंडिया की, तो अलग अलग स्टेट के अंदर इंडिया डिवाइड है, अलग अलग स्टेट इंडिया को बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट इंडिया के पार्ट हैं। तो जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और लेकिन हम देखते हैं कि पर्सनली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हर किसी राज्य में रूल नहीं करते। इसके लिए अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है, और उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उस राज्य के रूल एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं,
ठीक है, सारी चीज़ों को वही कंट्रोल करते हैं स्टेट के अंदर। सेम चीज़ मौर्यन एम्पायर के अंदर भी थी। जो राजधानी थी वहाँ पे तो सम्राट का सीधा सीधा नियंत्रण था, लेकिन बाकी के जो इलाके थे वहाँ पे वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दिया करते थे। ठीक है, जो राजाओं के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, मीन्स उनको सैलरी भी दी जाती थी। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना आज के टाइम में, एक कैबिनेट होती है जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग होता है, जिसके थ्रू जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पे डिस्कशन होता है। प्राइम मिनिस्टर को वो हेल्प करते हैं देश पे कंट्रोल रखने के लिए, देश के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए। सेम तरीके से वहाँ पर भी था। राजा जो थे वो अपने अधिकारियों के माध्यम से जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन साम्राज्य था, उसके ऊपर कंट्रोल करते थे, राइट। और जो राजा की हेल्प करते थे इस सब काम को करने के लिए, वो होते थे राज परिवार के लोग, राजा के वरिष्ठ मंत्री, सीनियर जो उनके मंत्री होते थे। तो उन सब की हेल्प से वो कंट्रोल करते थे पूरे की पूरे एम्पायर पे, पूरे की पूरे साम्राज्य पे, राइट। होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक राजा होता था, वो पूरे की पूरे इतने बड़े एम्पायर पे, हम मैप में देख सकते हैं यहाँ पे, राजा ज़्यादातर अपनी राजधानी के अंदर रहता था, तो वो इसके आसपास के जो इलाके होते थे ना वहाँ पे कंट्रोल कर लिया करते थे। ठीक है, वहाँ पे व्यवस्था बना लिया करते थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, ये राजधानी से बहुत दूर है। ठीक है, तो हमेशा राजा के लिए पॉसिबल नहीं होता था कि वो इतनी दूर तक प्रत्यक्ष नियंत्रण रख सके। तो ऐसे में क्या होता था, राजा के फैमिली के कुछ लोग होते थे, कुछ उसके खास मंत्री होते थे, उनको वो गवर्नर नियुक्त करता था। कुछ उसके पुत्र होते थे, राजा पहले तो राजा की बहुत सारी रानियाँ होती थी, तो उनके बहुत सारे पुत्र होते थे, तो वो इनको ना अलग अलग जगह पे क्या कर दिया करते थे, गवर्नर नियुक्त कर दिया करते थे। क्योंकि ये राजा के खुद अपने फैमिली के लोग होते थे, तो विश्वास पात्र होते थे। राजा को ये भी नहीं लगता था कि वो उनके साथ धोखा करेगा। इवन हम हिस्ट्री में देखते हैं कि हमें बहुत सारी जगह पे ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे देखते हैं कि अपने ही लोग अपनों के साथ धोखा कर दिया करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ था वहाँ पे, हम मैप के थ्रू समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ऐसा कुछ वहाँ पे सिस्टम था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी जो राजधानियाँ थी, कुछ प्रांतीय राजधानी, एक तो मेन राजधानी होती थी, कुछ प्रांतीय राजधानियाँ बनाते थे, तो इसके थ्रू वहाँ पे कंट्रोल किया जाता था पूरी की पूरी टेरिटरी में। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। क्या क्या महत्वपूर्ण थे? नदियाँ और जो मार्ग होते थे, जो रास्ते होते थे, वहाँ पे ये लोग कंट्रोल करते थे कि नदियों के थ्रू या कुछ उनके जो आवागमन के रास्ते होते थे उनके थ्रू उनके ऊपर बाहरी आक्रमण ना हो जाए। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, कर यानी टैक्स और भेंट यानी कि उपहार या फिर गिफ्ट। ठीक है, तो जो राजा होते थे ना, उनकी जो प्रजा होती थी, बेसिकली वो अपनी प्रजा का प्रोटेक्शन करते थे, ज़रूरत के टाइम पे उनकी हेल्प करते थे। और इस सारे एम्पायर को चलाने के लिए ना मुद्रा की ज़रूरत पड़ती थी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये सारे रिसोर्सेज राजा को कहाँ से मिलते थे? वो अपनी जनता के ऊपर टैक्स लगाता था,
कुछ लोग उसको गिफ्ट किया करते थे। तो इस तरीके से उसके पास जो धन संपत्ति इकट्ठी होती थी उसका इस्तेमाल वो अपने राज्य के प्रोटेक्शन के लिए करता था, राज्य के शासन व्यवस्था के संचालन के लिए करता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। यू कैन सी ऑन द मैप, ये है उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये यहाँ पे कंधार बेसिकली एक ऐसी जगह थी जो कंबलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो यहाँ से जो मौर्यन एम्पायर था उसको गोल्ड यानी कि सोने की प्राप्ति होती थी, राइट। सो ये कुछ हमारा मौर्यन एम्पायर था जो बहुत ही विशाल था, बहुत ही समृद्ध था, है ना। और ऐसी कुछ वहाँ की इकोनॉमी थी कि लोग व्यापार करते थे, लोग पशुपालक भी थे, लोग किसान भी थे, लोग राजा को नजराने या गिफ्ट के रूप में संसाधन दिया करते थे। अब हम पढ़ते हैं नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। मतलब हर कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता था कि हर मंथ टैक्स कलेक्ट किया जाता होगा। तो वो तो कर होता था, कर क्या होता था, नियमित रूप से रेगुलर रूप से इकट्ठा किया जाता था। मान लो उसका कुछ टाइम पीरियड डिसाइड होता था कि 15 दिन के अंदर हमें टैक्स लेना है, या महीने में हमें टैक्स लेना है, या 3 महीने में लेना है, या 6 महीने में लेना है। लेकिन बात करें हम नजराना की, तो ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। नजराना यानी गिफ्ट, तो हम किसी को गिफ्ट देंगे तो हम हमारी मर्जी से ही तो देंगे, है ना। कोई हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं तुम हमें ये गिफ्ट दो। लेकिन जो टैक्स होता था वो सबको देना पड़ता था और एक ड्यूरेशन के अंदर, टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो देना पड़ता था। तो ये ऐसा कुछ वहाँ का जो सिस्टम था वो था। अभी ना हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आगे की जो वीडियोज़ है ना उसके बारे में हम अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे और कैसी उसकी पॉलिसीज़ रही, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने देखा कि जिस टेरिटरी के ऊपर, जिस राज्य के ऊपर अशोका ने रूल किया वो थी कैसी, उसका एक्सपेंशन कहाँ तक था, वहाँ के लोग कौन कौन सी जो आजीविका के साधन थे उनको अपनाते थे, और उस सारे राज्य को, उस सारे एम्पायर को मेंटेन करने के लिए टैक्सेशन जैसा सिस्टम था, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आगे की वीडियोस के अंदर, आगे के पार्ट्स के अंदर हम हमारे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्निंग स्ट्रॉन्ग, ज्ञान का तूफान। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमारे चैनल को करते रहिए ताकि हम लोग मोटिवेट हों और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और ज़्यादा जोश के साथ हम आप लोगों के लिए काम कर सकें, एनसीईआरटीज़ को डिस्कस कर सकें। और इसी तरीके से अगर आपका हमें सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करेंगे कि कैसे आपको क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकें अपने अपने लेवल पे। तो होप कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी की जो वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे चैप्टरों का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट को भी देखना ना भूलिए जो कि नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।